जी नमस्कार हमारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ ऐसा बताया है जो आम जनता को बिल्कुल भी नहीं पता होता है। साथ ही एंड में मैंने थोड़ा सा इल्यूमिनाटी वगैरह के ऊपर भी बात करी है। तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग की वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगे, क्योंकि इसमें मैंने फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया है। पर अगर आपको सीधे मेन टॉपिक पर जाना है तो आप वीडियो को 3 मिनट 15 सेकंड से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, फ्री एनर्जी क्या है। तो फ्री एनर्जी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपको अनलिमिटेड टाइम तक फ्री में एनर्जी मिलती है। इस सिस्टम में एक ऐसा जनरेटर होता है जिसे स्टार्ट करने के लिए आपको एक बार एनर्जी देनी पड़ती है, और फिर ये जनरेटर नॉन स्टॉप अनलिमिटेड टाइम तक एनर्जी बना के देता रहता है, जब तक आप इसे खुद बंद नहीं कर देते। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझें, मान लीजिए आपके पास फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर काम करने वाली एक कार है और आपको इस कार से दिल्ली से शिमला जाना है। तो आपको सिर्फ कार को स्टार्ट करने के लिए एक बार तेल डालना है। इसके बाद पूरे सफर में इसमें तेल डालने की जरूरत ही नहीं है। आपको तेल की जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी जब आप कार को बंद कर देंगे और फिर से स्टार्ट करना चाहेंगे। कंक्लूजन ये है कि जिस दिल्ली से शिमला के सफर में आपको नॉर्मल कार से 20 लीटर तक का तेल लग जाता था, वहीं पर फ्री एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट पर काम करने वाली कार में आपका पूरा सफर 1 या आधे लीटर से हो जाएगा। सवाल आता है कि क्या खास है फ्री एनर्जी के सिस्टम में। तो जो खास बात है इस फ्री एनर्जी के सिस्टम में वो है इसका जनरेटर, जिसकी एफिशिएंसी 200 से 300% तक होती है। फ्री एनर्जी सिस्टम में जो मेन मशीन होता है वो जनरेटर ही होता है, बिल्कुल वैसा ही जनरेटर जैसा आपने शादियों में देखा होगा। तो इस जनरेटर में अगर आप 1 जूल की एनर्जी डालते हो एज इनपुट, तो ये बदले में आपको 3 जूल की एनर्जी आउटपुट में बना के देती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 जूल से 3 जूल। इसकी वजह है 200 से 300% की एफिशिएंसी। और यही नहीं, 3 जूल की एनर्जी बनाने के बाद ये बंद नहीं होता है, ये उसी 3 जूल में से 1 जूल एनर्जी अपने लिए ले लेता है और फिर से 3 जूल की एनर्जी आपको बना के देगा। और ये प्रोसेस नॉन स्टॉप अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहता है। आपको एनर्जी मिलती रहती है जब तक आप खुद से जनरेटर को बंद नहीं कर देते। यहीं पर अगर नॉर्मल शादियों वाले जनरेटर की बात करें, जो शादियों में बिजली प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं, तो अगर आप उनमें 1 जूल की एनर्जी एज इनपुट डालते हो तो वो आपको हमेशा 1 जूल से कम एनर्जी ही बना के देते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये जनरेटर एक बार एनर्जी बनाने के बाद बंद हो जाता है। शायद अब आपको थोड़ा बहुत फ्री एनर्जी के बारे में आइडिया लग गया होगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ आया है तो भी बहुत है, क्योंकि इस वीडियो में हमारा मेन एम फ्री एनर्जी पर पीएचडी करना नहीं है। हमारा मेन एम है ये जानना कि कैसे कई महान लोगों ने इस फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर काम किया और वो ऐसे फ्री एनर्जी के जनरेटर्स को बनाने में कामयाब भी रहे। पर जैसे ही उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को लोगों के सामने लाने की कोशिश की, उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। सो दोस्तों, इन महान लोगों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है परमहंस तिवारी। जी हाँ, ये इंडिया से हैं। परमहंस तिवारी जी का जन्म 6 जनवरी 1937 को कर्नाटक में हुआ था और उन्होंने 1958 में बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि तिवारी जी ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत बड़े बड़े पदों का कार्यभार भी संभाला है। एग्जाम्पल के लिए वो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं। खैर, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। तो 1980 में तिवारी जी ने एक मशीन इन्वेंट किया जो अपने इनपुट एनर्जी की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा आउटपुट एनर्जी बना के दे रही थी। इस आविष्कार का नाम उन्होंने 10 स्पेस पावर जनरेटर रखा था। तिवारी जी का कहना था कि ये जनरेटर 250% की एफिशिएंसी पर काम करता है। मतलब कि आप अगर 1 जूल की एनर्जी उस जनरेटर में डालोगे तो आपको 2.5 जूल की एनर्जी बना के दे सकता है। ये जनरेटर सालों से चले आ रहे आइंस्टाइन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सिरे से नकार रहा था, जिसमें बताया जाता है कि ना ही एनर्जी क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय। साथ ही साथ एक और थर्मोडायनेमिक्स के लॉ
जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी मशीन कभी भी 100% एफिशिएंसी पर काम नहीं कर सकती। मतलब कि अगर आप 1 जूल एनर्जी अपने जनरेटर में डालते हो तो आपको हमेशा 100% से कम यानी 1 जूल से कम ही एनर्जी मिलेगी आउटपुट में। वहीं जो तिवारी जी का फ्री एनर्जी वाला जनरेटर था वो 1 जूल में 2.5 जूल की एनर्जी बना रहा था। खैर, इस रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पर काम करने के लिए तिवारी जी को फर्स्ट प्राइज भी मिला जर्मनी के साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने इस मशीन का एक प्रोटोटाइप पेश किया। अवार्ड मिलने के बाद वो और मोटिवेट हो गए थे कि वो इस मशीन को और भी अपग्रेड करेंगे ताकि इसकी एफिशिएंसी और बढ़ाई जा सके। प्रूफ के लिए मैं अभी एक वीडियो चलाऊंगा, उसे देखिएगा। वीडियो में तिवारी जी एक इंजीनियर टोबी ग्रोच को, जो कि कई तरह की बिजली बनाने वाली मशीनों पर काम कर चुके हैं, उन्हें अपनी फ्री एनर्जी वाले जनरेटर को टेस्ट के लिए चलाकर दिखा रहे हैं। So we will show that the input is less than the output, and that is the proof that more power can be produced than what power is put into the system. पता है तिवारी जी की मशीन को टेस्ट करने के बाद ग्रोच क्या बोलते हैं? वो कहते हैं, द सेकेंड टेस्ट वॉज सेवरल % बेटर देन द फर्स्ट एंड प्रोड्यूस्ड पावर विद एन एफिशिएंसी ऑफ 238%. अ सेकेंड सेट ऑफ स्टेटर कॉइल्स वॉज नॉट कनेक्टेड येट, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज आउटपुट टू 300%. मतलब कि उन्होंने पहली बार के बाद जब दूसरी बार मशीन को टेस्ट करने के लिए चलाया तो मशीन की एफिशिएंसी 238% की थी और उनका कहना था कि ये 300% तक भी जा सकती है। और ये भी बोला उन्होंने, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मस्ट बी मॉडिफाइड दैट हैज बीन टॉट टू अस फॉर द लास्ट 150 ईयर्स. अब आगे की कहानी सुनिए। इस जनरेटर को और अच्छा बनाने के लिए तिवारी जी इस पे काम करते रहे और फाइनली 2017 में वो पूरी तरीके से तैयार भी थे और इसलिए उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर जिसका नाम स्ट्रक्चरल रिलेशन बिटवीन द वैक्यूम ऑफ स्पेस एंड द इलेक्ट्रॉन था, दुनिया के एक मशहूर पत्रिका द फिजिक्स ऐसे, जिसमें फिजिक्स के बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स के बारे में छपता है, उसमें सबमिट किया। और अपने पेपर को सबमिट करने के ठीक 2 वीक बाद एकदम से उनकी रहस्यमयी कारणों से मौत हो गई। तो ये थोड़ी अजीब बात है कि अपनी स्टडी सबमिट करने के 2 वीक बाद ही एकदम से तिवारी जी की डेथ हो जाती है। चलिए मान लेते हैं ये इत्तेफाक है, पर अभी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आप यकीन कर लेंगे कि ये इत्तेफाक नहीं, बहुत बड़ी साजिश है। तो हमारे लिस्ट में जो दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं वो एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर काम किया और उनका नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला जैसे महान साइंटिस्ट को कौन नहीं जानता। जब टेस्ला अपने करियर की बुलंदियों पर थे तब अपना ज़्यादातर समय वह फ्री एनर्जी की खोज करने में लगा रहे थे। 1905 में उन्होंने अपना एक पेटेंट द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द नेचुरल मीडियम भी दर्ज कराया और उसी साल मशहूर टावर जिसे हम टेस्ला टावर के नाम से जानते हैं उसे बनाने में भी टेस्ला कामयाब रहे। इस टावर की मदद से रेडियो ट्रांसमिशन द्वारा वो पूरे शहर में फ्री बिजली पहुंचाना चाहते थे। साथ ही साथ इस टावर का एक और फायदा था कि इससे निकली हुई एनर्जी का यूज़ करके कोई भी मशीन चलाई जा सकती थी। इसके लिए बस उस मशीन में एक एंटीना लगा होना चाहिए था, ठीक जैसे आजकल हमें अपने मोबाइल से कॉल करने के लिए एंटीना की ज़रूरत होती है। तो जब टेस्ला को ऐसा लग रहा था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, एकदम से कुछ ऐसा होता है कि उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। हुआ ये था कि उनके प्रोजेक्ट की फंडिंग को पूरे तरीके से रोक दिया जाता है। बता दूं, टेस्ला के प्रोजेक्ट को उस टाइम के बहुत बड़े इन्वेस्टर JP मॉर्गन फंड कर रहे थे और वो एक बिजनेस माइंडेड इंसान थे। तो जब उन्हें पता चला कि टेस्ला पूरे शहर को फ्री में बिजली पहुंचाना चाहते हैं तो JP मॉर्गन ने टेस्ला को फंड देने से मना कर दिया। इसकी एक वजह ये भी थी कि JP मॉर्गन ने अपना बहुत सारा पैसा बिजली पैदा करने वाले दूसरी कंपनियों और फॉसिल फ्यूल जैसे कोल पेट्रोल वगैरह में लगाया हुआ था, जिसका यूज़ करके बिजली पैदा की जाती है। तो अगर टेस्ला का सबको फ्री में बिजली देने वाला ये आविष्कार कामयाब हो जाता तो JP मॉर्गन का सारा पैसा डूब जाता और वो रास्ते पर आ जाते। इसलिए उन्होंने टेस्ला को फंड देना बंद कर दिया। कुछ लोग जो टेस्ला के साथ काम करते थे उनका कहना था कि JP मॉर्गन यहीं नहीं रुके, उन्होंने टेस्ला के टावर को भी तोड़वा दिया और सिर्फ अपना ही फंड नहीं रोका बल्कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था कि टेस्ला को कहीं से फंड ही ना मिले। फंड की कमी के कारण टेस्ला इधर उधर भटकते रहे और अपने थोड़े बहुत पैसों से इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे। आखिरकार 1943 में टेस्ला को एक बड़ी कामयाबी मिली।
उन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के साथ मिलने के लिए बुलाया गया और इसी वजह से टेस्ला बहुत खुश थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वह सोच रहे थे कि वो प्रेसिडेंट से अपनी इस टेक्नोलॉजी के फायदों के बारे में बताएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। पर होता क्या है, टेस्ला उस मीटिंग में पहुंचते ही नहीं है और पता करने पर न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में उनकी डेड बॉडी मिलती है। इस खबर के तुरंत बाद अमेरिकी गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी आते हैं और उनके रूम में मौजूद सारे पेपर्स और डाटा अपने साथ ले जाते हैं। आज तक पब्लिक को उनके रूम में मिले डॉक्यूमेंट्स के पीछे के सच को बताया नहीं गया है। तो क्या उन डॉक्यूमेंट्स में फ्री एनर्जी से जुड़ी चीज़ें थी? क्या ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स थे जिन पर टेस्ला काम कर रहे थे? और क्या यही सब उनके मौत की वजह बन गई? इसके अलावा आप मेरे इस सवाल पर बहुत गौर करिएगा कि क्या ऐसे आविष्कार पर काम करने वाले लोग जो आम जनता की भलाई चाहते हैं वो मारे जाते हैं? जवाब है शायद ऐसा ही है, पर फिर भी चलिए आगे देखते हैं। हो सकता है नेक्स्ट इंसान की स्टोरी जानने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाए। प्रोफेसर डी पाल्मा। ब्रूस डी पाल्मा हार्वर्ड के एक फिजिसिस्ट थे और साथ ही MIT में 2 दशकों तक एक प्रोफेसर की पदवी पर भी उन्होंने काम किया। 1970 में प्रोफेसर ने एक मशीन बनाई जिसका नाम था एन मशीन। उनके हिसाब से ये मशीन स्पेस से डायरेक्ट एनर्जी खींचती थी। प्रोफेसर का ये भी कहना था कि उन्होंने कई बार इस मशीन को टेस्ट भी किया था और हर बार यही पाया कि ये मशीन जितना वो इनपुट एनर्जी डाल रहे थे उसके बदले में 5 गुना ज़्यादा आउटपुट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोफेसर पाल्मा भी फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर ही काम कर रहे थे। 1980 में एक दिन वो ऐसे ही अपने काम में बिजी थे कि तभी अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA से उन्हें कॉल आती है। कॉल में उनसे बोला जाता है कि अगर तुम अपने मशीन के प्रोजेक्ट पर काम करना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। फिर क्या, अपनी जान पर खतरा देख प्रोफेसर तुरंत अमेरिका छोड़कर न्यूजीलैंड शिफ्ट हो जाते हैं, पर अपनी मशीन पर काम करना जारी रखते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद प्रोफेसर अपनी मशीन को और भी बेहतर बना लेते हैं और 1997 में वो इस मशीन को पब्लिक के सामने टेस्टिंग भी करके दिखाने वाले होते हैं। पर फिर वही होता है, इस पब्लिक मीटिंग से 2 वीक पहले ही एकदम से उनकी मौत हो जाती है। अब हमारी लिस्ट में आखिरी इंसान जो हाल फिलहाल में इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं वो है एडम ट्रोम्बले। एडम ट्रोम्बले का खुद एक इंटरव्यू में ये कहना है कि जब से वो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं तब से अब तक 50 से ज़्यादा बार उन्हें मारने की कोशिश हो चुकी है। भगवान की दया से अभी तक वो जिंदा हैं और अगर आपको उनकी स्टोरी सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनके इंटरव्यू वीडियो की लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि फ्री एनर्जी का दुनिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। दोस्तों, एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में हर जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं। हर कोई एनर्जी के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है, जिसकी वजह से आपस में देशों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो अगर फ्री एनर्जी के आइडिया को बढ़ावा दिया जाए तो एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर होने वाली ये लड़ाइयाँ बंद हो सकती हैं। सोचो क्या हो अगर फ्री एनर्जी वाली मशीन सबके पास हो तो सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएं। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बनाने में फॉसिल फ्यूल्स लगते हैं, लगभग सारे ही प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब दुनिया में पोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऑयल कोल से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हमारी धरती में इसी वजह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो अगर इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है तो वो है फ्री एनर्जी। हमारी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कितना कुछ कर सकती हैं। पोल्यूशन कम होने से कितनी सारी बीमारियाँ कम हो सकती हैं। हम कितना आगे बढ़ सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो अब सवाल आता है कि इस टेक्नोलॉजी के जब इतने सारे फ़ायदे हैं तो इसको बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा है? जवाब है, आपको क्या लगता है दुनिया को सारी देशों की सरकारें चला रही हैं? गलत सोचते हैं आप। ये तो बस एक दिखावा है ताकि लोग बेवकूफ़ बने रहें। सभी देशों के पॉलिटिशियंस सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, पीछे ये सब आपस में मिले हुए होते हैं। ये तो ऊपर की बात हुई। असली सच्चाई तो ये है कि इन सरकारों को पीछे से कुछ गिने चुने एलीट ग्रुप्स, शाही परिवार जैसे रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर्स, मॉर्गन्स चला रहे हैं। यही लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड में होने वाले एजेंडाज सेट करते हैं। यही लोग डिसाइड करते हैं कि किस देश में कौन लीडर बनेगा, कैसी पॉलिसीज चलेंगी, किन देशों के बीच लड़ाइयाँ करवानी हैं
और भी बहुत कुछ। आप सर्च करिएगा तो पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं ना रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में, उनमें से लगभग सभी प्रोडक्ट्स को एक ही कंपनियां बनाती हैं। एग्जाम्पल के लिए यूनिलीवर कंपनी के प्रोडक्ट्स सर्च करके देख लेना आप। इन्हीं शाही परिवारों में से कुछ लोगों का फॉसिल फ्यूल्स के बिजनेस पर भी कब्जा है। सोचे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उनका इस टेक्नोलॉजी से। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, पेट्रोल, इन सब चीज़ों की डिमांड ना के बराबर हो जाएगी अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई तो। आपको लगता है सालों से चले आ रहे अपने इतने बड़े बिजनेस को कोई यूं ही बर्बाद होने देगा? ये लोग हमेशा से आम जनता पर रूल करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। एक सॉन्ग है ना कि ये पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को कुछ भी नहीं पता है। पब्लिक को उतना ही बताया जाता है जिससे पब्लिक चुपचाप बिना आवाज़ उठाए इनके इशारों पर काम करती रहे। बहुत दुखद बात है कि दुनिया के 90% लोगों की आंखों पर पर्दा डला हुआ है और जो 10% लोग सच्चाई बताते भी हैं या इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो या तो उन्हें ये पावरफुल लोग गायब करवा देते हैं या फिर अगर कोई सच्चाई बताता भी है तो आम जनता उन पर यकीन नहीं करती, बोल देते हैं कि ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है बस। सो दोस्तों, जो बात है कि क्यों ये सब चीज़ें दबाई जाती हैं तो कोई बहुत बड़ा मैथ का प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंपल सी बात है अगर समझना चाहो, वरना तो लोग पहले भी पीस ही रहे थे और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। सो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कुछ नया पता चला होगा इस वीडियो से। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फिर थोड़ी सी रिसर्च के बाद मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।